कॉमन फैक्टर। कोई होमवर्क दिया था? हाँ जी, वो दिया था ना, √5 7 √5 इज रैशनल है, बुक के थे। हाँ जी, √3 + √5 जो भी था, किया किसी ने? किया? लिखा है घर जाके? हाँ जी लक्षित, आधा नंबर कटता है ना पेपर में, आधा ये एक नंबर को हमेशा इसी वजह से है। ठीक है। हाँ जी, कितने मार्क्स आए? आ गया फिर रिजल्ट? क्यों? क्यों? क्योंकि हम लास्ट में उड़ गए थे। मैम छोड़ दो, रहने दो, मत पढ़ाओ, कर लेगा, है ना। हाँ, तुम 72 से डिग्रेड हुए। लास्ट हमारा 72 स्कोर था। नहीं नहीं, उससे पहले 60। तुमने मुझे एक बार 72 बताया था आउट ऑफ 80। 32 आउट ऑफ 40। हाँ तो 30 में तो थे। ठीक है। तो अब देखो, हंसने से अच्छा है ना, स्कोर से अच्छा है, समझो 69 की जगह 70 में तुम आ सकते थे। राइट। और तुम उसमें नहीं आए। क्यों? हाँ जी। पापा को फोन कर दो। पापा को फोन कर। पापा को फोन करते। चल 2 मिनट तक पापा को फोन करते। चल, मैंने आपको होमवर्क दिया था, प्लीज होमवर्क करना, और अभी का साथ के साथ का आपका लीनियर इक्वेशंस भी रिवाइज करते रहो, बिकॉज सैटरडे को टेस्ट होगा, एनी हाउ सैटरडे को टेस्ट है ही है। ठीक है। और स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का है, जितना आपको करवाया गया क्लास में उतना ही होगा, उससे अलावा कोई और स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी में से 6 या 7 क्वेश्चन दिए जाए। ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और बुक के क्वेश्चन या जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मैंने एग्जाम्पल से करवाया वही। क्लियर हो गया? करके आना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम प्रॉपरली लिखना है, और कोशिश करना कि हम सही काम करें। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब हमें करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट। तो हमने HCF फाइंड करने का, टू फाइंड HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, टू फाइंड HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेथड लिखा। ठीक है। टू फाइंड HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट। तो आपको मैंने नंबर दिए थे, कौन से वाले दिए थे कल? 2 रेज़ टू पावर, याद है कि नहीं है? हाँ, 2 रेज़ टू पावर 23। एक नंबर दिया 2 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2। दूसरा नंबर दिया था 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 24। और तीसरा नंबर दिया था इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। और हमने इंटू 5 रेज़ टू पावर 9। चलो, इन तीनों का HCF निकालना था, है ना। अब ये क्यों क्वेश्चन करवा रही हूँ तो समझ में आएगा। मैंने आपको कहा था कि जब भी HCF निकालना है, देन वी लुक फॉर कॉमन फैक्टर्स। तो फाइंड HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो HCF निकालने के लिए मैंने कहा था, हम लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, जैसे 2 तीनों में दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो आई विल राइट कि 2 तो HCF में आएगा, लेकिन इकलौता 2 नहीं होगा। आई विल टेक द, आई लुक एट द 3 पावर्स ऑफ 2। एक में 23 है, एक में 3 है, और एक में 2 है। अब ये HCF है, कहता तो हाईएस्ट है, लेकिन मैं इन तीनों में से लूंगी इसकी मिनिमम पावर। 23, 3 और 2 में लेंगे मिनिमम पावर, दैट विल बी 2 स्क्वायर, कि 4 को इन सबको डिवाइड करेगा ही। ठीक है। इसका मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 23 इंटू 3 स्क्वायर को अगर मैंने 2 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड किया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 24 को 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये कंप्लीटली नीचे वाला नंबर कंप्लीटली कट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही 2 स्क्वायर 3 क्यूब एंड 5 रेज़ टू पावर 9 को 2 स्क्वायर से किया, तो कंप्लीटली कट हो जाता है। अब यही से इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे कि फाइंड द HCF, फाइंड द LCM बेस्ड ऑन माय लास्ट बोर्ड पेपर। आपका लास्ट बोर्ड का पेपर 3 नंबर का क्वेश्चन यही था कि 2 नंबर दिए, इनका HCF निकालो, और बच्चे गलत करके आए।
समझ में आया? क्योंकि हम इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे, हम कहते थे इसकी एप्लीकेशन सीख लो, एचसीएफ तो निकाल ही लोगे, राइट। अब नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, 4 डिजिट का नंबर दे दिया, 5 डिजिट का नंबर दे दिया, हमें लगा क्या आ गया, समझ नहीं आ रहा, राइट। तो इसमें देखो, अगर मैं इसमें 2 क्यूब ले लूं तो यहाँ तो ये डिवाइड कर, यहाँ भी ये डिवाइड कर, बट यहाँ पर आकर क्या होगा, आपका ये 2 स्क्वायर तो कट जाएगा, नीचे एक 2 रह जाएगा, है ना। तो 2 क्यूब एचसीएफ नहीं है। तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर या हमें जो लिमिट फोर्स की या हमें रिस्ट्रिक्शन में रखा वो 2 स्क्वायर ने रखा, 2 क्यूब ने, 2 स्क्वायर जो है वो सारे रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, इससे ऊपर जाओगे तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि नहीं जी यहाँ पे डिनोमिनेटर पूरा कट नहीं रहा है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही अब मैंने कहा कि इसके अलावा और कौन सा फैक्टर मुझे तीनों में दिख रहा है, तो कौन सा है, 3। तो अब मैं यहां से भी लूंगी 3 और उनकी मिनिमम पावर 3 स्क्वायर। तो एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। नाउ अगर मैं मान लो एक नंबर यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 5 रख दूं, तब आपका आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या रहेगा, 5 आएगा कहीं क्वेश्चन में? क्योंकि दो नंबर में तो 5 आ गया, लेकिन इस तीसरे नंबर में 5 नहीं है, इसलिए तब भी एचसीएफ क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो जब हम 3 नंबर से एचसीएफ निकालते हैं, दो में तो आपको पता है, दो में कॉमन जो है वो सारे लिख लिए, जब हमने 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो तीनों में देखना है एक नंबर जो बार बार रिपीट करे, एक प्राइम फैक्टर जो बार बार रिपीट करे। समझ में आ गई बात, राइट। अब आते हैं कुछ ऐसा कुछ नंबर दिया जाए, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो इनिशियल क्लासेस में कभी 6-7 में सिखाई होंगी। एक्स वाई जेड, लेट मी से इट इज 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 5, और z मेरे पास है 4 इंटू 6 इंटू 7। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। ये चीज सच में कह रही हूँ, इतनी डिटेल में क्लास में मैंने आज तक नहीं करवाई है, लेकिन मैंने लास्ट ईयर देखा पेपर में आके फाइनल में कि बच्चों को प्रॉब्लम आ गई कि नहीं समझ में आया, ये तभी इलाबोरेट कर रही हूँ इस चीज को, है बहुत बेसिक। अब क्या होता है ना, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क था, पहले वाले क्वेश्चन में ना 2 क्या है, 2 3 5, इनको हम अगर कॉमन प्रॉपर्टी में ढूंढेंगे तो ये क्या है, 2 3 5 सिंपलेस्ट है, और इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कैन यू फाइंड वन पर्टिकुलर नंबर फॉर ऑल दीज नंबर्स, 2 3 5 7 11 13, क्या है ये, 2 3 5 7 11 13। और याद हो, कभी मैं कहूँ 24 को प्राइम फैक्टराइज करो, कहते हैं ना प्राइम फैक्टराइज कहा जाता था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपने यहाँ पे 4 लिखते थे तो मैम कहते थे नहीं 4 में 2 लिखो। समझ में आई चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम उनके फैक्टर्स में प्राइम नंबर लिखते हैं। 24 को मैं 4 इंटू 6 करके नहीं छोड़ती, 24 को मैं लिखती हूँ 2 क्यूब इंटू 3, और तब कहती हूँ मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, तब हम इसको सही करके उसके नंबर देते थे आपको। समझ में आया, जिसने 4 इंटू 6 कर दिया फैक्टराइज तो उसने भी किया है, और उसको हमने कहा गलत है, राइट। और मैंने कहा 2 क्यूब इंटू 3 सही है, दोनों में फर्क क्या है, 4 6 मतलब कॉम्पोजिट नंबर, मैं कह रही हूँ प्राइम फैक्टराइज करो, राइट। अब जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, इनमें हमारा सब मतलब पूरा प्लेट सजी हुई थी हमारी कि हमारे पास सारे नंबर्स प्राइम में है, पावर्स प्राइम नंबर्स की दी हुई है, तो हमने सिर्फ उनमें कॉमन फैक्टर देखा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो हमारे पास क्या सारे प्राइम नंबर्स हैं फैक्टर्स में, नहीं, तो जहां प्राइम नहीं होंगे उन्हें प्राइम करना। और ऐसे क्वेश्चन पे भी आपको दिया जाता है कि प्राइम फैक्टराइज करो, तो प्राइम्स नहीं लिख कर आना, 4 मत लिख के आना कि मैं तो लिख दिया, अब तो आप मार्क्स दो चाहे ना दो, नहीं मिलेंगे उसमें नंबर, ठीक है। तो हम इस नंबर को अब थोड़ा सा सही करेंगे कि अगर 4 का स्क्वायर है, 4 का प्राइम फैक्टर कौन सा बनता है, 2, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, लिखो इसको, ओरली मत करो, 2 का क्यूब बोला है तो साथ के साथ देखो क्यों मैंने 2 का क्यूब बोला। 4 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज 2 रेज टू पावर 4। समझ में आ गया, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अब आ जा 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 5, क्या हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है
दिस इज 4 एंड हियर इट इज 6. 4 को क्या लिखेंगे 2 into 2 और 6 को क्या लिखेंगे 2 into 3 and 7. So it becomes 2 cube into 3 into 7. Now you tell what is the HCF. 2 की पावर क्या होगी 3 और 3 की पावर क्या होगी 1. क्लियर हो गया. HCF is 2 cube into 3 raised to power 1. अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द HCF. लिखो. हाँ हाँ बिल्कुल 24 लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. अब जो मैं मेथड करवा रही हूँ ना आपको करवाया है प्राइम फैक्टराइजेशन का. ठीक है. तो जो भी क्वेश्चंस करोगे आप मोस्टली यू डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. HCF निकालना हो तो हम प्राइम फैक्टराइज ही करते हैं. जब भी HCF निकालना हो तो हम प्राइम फैक्टराइज ही करते हैं क्वेश्चन में. ठीक है. अब मुश्किल तब आती है जब हमें समझ ना आए फैक्टर्स क्या बन रहे हैं. 135 को आसान है प्राइम फैक्टराइज करना. 5 लिखा फिर 3 225 यही करते हैं ना. 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा करना है प्राइम फैक्टराइज करके दिखाना उसे. ठीक है. यहाँ से 3 आ जाएगा 3 7 5 देन अगेन 3 25 देन 5 5 and 5 and 1. Then you'll write 135 is 3 into 3 into 3 into 5 and 225 is 3 multiplied by 3 5 5. Right. अब हम निकालेंगे HCF. 3 into 3 3 into 3 है ना. और फिर क्या आ जाएगा into 5. क्या बन जाएगा HCF 40. और ये हमने निकाला है HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. कितना क्लियर हो गया. वी फाउंड द HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. अब नेक्स्ट लिखो फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38220. ये नंबर है आपके. कुछ नहीं है लास्ट ईयर के एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चन है. HCF निकालो. जो एक्सरसाइज आपको डिलीट हो गई ना वो. पर इसके बाद ना एक मेथड था टू फाइंड द HCF थ्रू डिविजन मेथड. 196 क्योंकि मैंने क्लास में कभी करवाया नहीं. मैं हर होमवर्क देती थी और बच्चे होमवर्क ही करके आते थे. इस पर मुझे आंसर बिल्कुल भी याद. तो 196 को फैक्टराइज करोगे ये आ जाएगा. अब आते हैं इस नंबर पे. तो व्हेन आई फैक्टराइज दिस नंबर 2 का स्क्वायर है 3 एक बार आया है 5 एक बार आया है then you have 7 square then you have 13 and then you'll find the HCF. कितना आएगा 2 square into 7 square which we'll say is 196. ठीक है ना.
अब एक चीज और कंपेयर करेंगे हम, कितना लिख लिया। यहाँ पर ना नंबर्स क्या थे अपने पास, 135 एंड 225, और एचसीएफ आया 45। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है तीनों में से, 45। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ एचसीएफ निकाला, नंबर्स थे 196 एंड 38,220। एचसीएफ क्या आया 196, मतलब जो हमारा सबसे छोटा नंबर था जिसका एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ उसके ही इक्वल आ गया, राइट। सो वन थिंग टू से इज, हमारा ये जो नंबर है ना, ये 196 का मल्टीपल है। क्लियर होगी बात में, 38,220 इज अ मल्टीपल ऑफ 196। एंड इन केस अगर आपको ये लिखा जाता है P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, ये क्वेश्चन है सच में, और ये क्वेश्चन आप पेपर में गलत करके आते हैं, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, हेंस फाइंड HCF ऑफ P एंड Q। अब सोच में पड़ जाते हैं हम, समझ में आया, राइट। दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन। मैं सच में ये चीज करवा रही हूँ सिर्फ इसके लिए, क्योंकि ये हर बार एक स्कूल है, मतलब ये पेपर एक स्कूल में आया, फिर दिसंबर टेस्ट में दूसरे स्कूल में आया, फिर प्री बोर्ड में तीसरे स्कूल में आ गया, और हर बार क्या गलत है, नहीं समझ में आया वहां बैठे। तो इस चीज को समझो, इसमें क्या लिखा है, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। तो यहाँ पर आई ऑलवेज से टेक नंबर 2 इज अ 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। समझ में आ गई बात, लिखो इस चीज को, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। तो इस चीज को अगर हमें समझना है ना, P Q में कभी समझ नहीं आएगा, राइट। हमेशा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक आउट, राइट। दिमाग चलना बंद रहा था जब पी क्यू ए बी लिखा होगा। तो आपने हमेशा क्या करना है, पी क्यू की जगह आपने सोचना है कि मल्टीपल कौन है, पी। तो पी का मतलब, जैसे मैंने 2 बोला तो वो समझ में आया 2 किसका मल्टीपल है, तो आई इमीडिएटली सेड 6, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। नीचे लाइन लिखो। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, सच में कह रही हूँ, दिस इज द ओनली ट्रिक, दिस इज द ओनली वे उस क्वेश्चन को वहां बैठे बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी प्रॉम्प्टिंग के सॉल्व कर सकते हो। तो आप लिखोगे P is a multiple of 2. It is same as saying 6 is a multiple of 2. Now find HCF of 6 and 2. क्या आएगा आंसर आपका, 2। तो आपने 6 को कहाँ रखा था, P की जगह, 2 को जो कहाँ रखा था, Q की जगह। तो HCF क्या आ गया, समझ में आई बात, HCF is Q। HCF of P and Q is equal to Q। देखो ये क्वेश्चन है 1 मार्क का, P is a multiple of Q, hence find the HCF of P and Q। इस सच में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन भी आएंगे। आपका यूक्लिड खत्म हो गया, आपका 1.4 जो थी वो इजी एक्सरसाइज थी वो खत्म हो गई, तो अब उसकी जगह ये आना है, अदरवाइज 1.4 आती थी। 1.4 में से एक क्वेश्चन आता था हमारा 1 मार्क का, 1 या 2 क्वेश्चन, और हम कहते थे हो गया। जब उसको खत्म कर दिया तो ऐसे वाले क्वेश्चन उभर कर आ गए कि हम आ गए, अब हम आएंगे पेपर में। समझ में आ गई बात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सीआरसी में दिखेगा, ऑलवेज टेक द वैल्यूज एंड देन सॉल्व इट। इतना क्लियर है, P is a multiple of Q, hence find the value, the HCF of P and Q। आपने इसमें हमेशा वैल्यूज पुट करनी है, 12 is a multiple of 3, 12 and 3 का HCF क्या हो जाएगा, 3। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, टू फाइंड द HCF ऑफ, लिखो 867 and 255। To find the HCF of 867 and 255। अब नहीं समझ में आता 867 किसका, 3 का है, चलो वेरी। जब ऐसे नहीं समझता है ना, मान लो 3 दिख रहा है, ठीक है अच्छी बात है, ये 5 तो दिख रहा है ना, ये तो 5 का मल्टीपल है तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 5 आ जाएगा 51। नेक्स्ट अगेन आई कैन सी 3,
17। अब इसके बाद ना जो इसके फैक्टर्स हैं उनसे ट्राई करना शुरू कर दो। अगर आपको दो नंबर दिए, सच में कह रही हूँ, ट्रिक होती है कि एचसीएफ तीन नंबर दिया नहीं समझ में आ रहा, तो जो तीनों में से ना एक नंबर तो होगा जिसके फैक्टर्स आपको इजीली स्ट्राइक कर जाएंगे, उसको फैक्टराइज करना शुरू कर दो। फिर उसमें से कोई एक फैक्टर, जैसे 5 तो मैं यहाँ लेने से रही, आई टेक 3, 3 से ट्राई करेंगे। समझ में आ गया? 3 से ट्राई करने के बाद देन यू से क्या बन गया ये 289, देन 17, 17, फिर आ जाएगा 17 वन जा 867 will be 3 into 17 into 17 and 255 will be 5 into 3 into 17। HCF तीनों का क्या होगा? समझ में आ गया? और अगर तीनों को अरेंज करना है, किन तीनों को? 867 को, 255 को और 51 को, तो तीनों को अरेंज करके सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है? और 51 क्या था? HCF। इन तीनों का 51 क्या है? HCF। समझ में आ गया? इसका मतलब HCF की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में सच में बहुत हेल्प करती है, एप्लीकेशन ऑफ HCF। कल पूछोगे मैम इसमें HCF निकालना है एलसीएम निकालना है, मेरे पास भी कोई टोटका नहीं है कि मैं बता दूं कि HCF निकलेगा, या क्वेश्चन में कैसे समझेंगे। So the only thing I ask myself is whether I have to find a number which is bigger or smaller। ठीक है? तो जिन नंबर्स का HCF निकालना होता है ना, जैसे यहाँ पर कौन से नंबर थे? 867, 255, इनको मैं बोलती हूँ गिवन नंबर्स, कि मुझे नंबर दिए हुए हैं, इनका HCF निकालो गिवन नंबर्स। तो HCF की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हम याद करेंगे अब, ठीक है, वो है HCF ऑफ गिवन नंबर्स। लिखो पहली चीज, इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रुप। अब थोड़ी सी मैं इंग्लिश भी ठीक करूंगी इसमें, ठीक है। इज ऑलवेज, या आई वांट टू राइट आइदर, ठीक है। HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज ईदर इक्वल टू, और ये हम हर बार होगा, इधर इक्वल टू और लेस देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रुप। या तो सबसे छोटे वाले नंबर के इक्वल होगा, वो आप देख चुके हो 196 था, या उससे भी छोटा हो। HCF कभी भी इस छोटे नंबर से 196 से बड़ा नहीं हो सकता। आप मुझे कल कहो ना मैम HCF 200 है, 206 है, तो मैं नहीं मानूंगी। कैलकुलेशन नहीं किया पर मैं कहूंगी गलत हो। समझ में आ गया? अगर मैंने कल आपको HCF दिया 2 और 6 और आप मुझे कहते हो 3 है, तो मैं मान जाऊंगी कि आपका आंसर गलत है। विदाउट कैलकुलेशन आई कैन टेल यू योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि HCF को इस 2 से या तो छोटा होना है या इसके इक्वल होगा, तभी HCF अगर 4 प्राइम का होता है तो 1 होता है। हमने नंबर नहीं कह दिया कि 2 है। 2 और 7 दिया तो इनका HCF 1 हुआ। समझ में आ गया? इट ऑल्सो जस्टिफाइज HCF इज आइदर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर और लेस देन द स्मॉलेस्ट नंबर। इट कैन नेवर बी मोर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। कभी कैलकुलेशन में ऐसा कुछ हुआ तो मतलब समझ जाओ गलती की है हमने कहीं। समझ में आ गई इतनी बात? और HCF जो है, दूसरी चीज जो चेक करने के लिए होती है, HCF ऑफ गिवन नंबर्स। कभी कभी क्या करते हैं ना, दो नंबर में 5 दिया हुआ है, तीसरे में नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट हमने HCF में 5 ले लिया। तो सोचना है HCF ऑफ गिवन नंबर ऑलवेज डिवाइड्स ईच नंबर इन द ग्रुप। ईच ऑफ द गिवन नंबर ज्यादा अच्छा लगे। ऑलवेज डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स completely। HCF of given numbers always divides each of the given numbers completely। समझ में आ गया? ये बाय डिफॉल्ट गलती, कभी कभी जैसे 5 2 में दे दिया हमने, गलती से 5 ले लिया और HCF निकाल कर आगे बढ़ गए, तो आपको फिर एक दिमाग में सोच रखनी है कि HCF जो होगा वो 3 को डिवाइड करना चाहिए, या जितने भी नंबर दिया उन सबको डिवाइड करना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये तो HCF ऑलवेज डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर्स कंप्लीटली, राइट। अब आते हैं HCF का एप्लीकेशन क्या होता है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन।
एन आर्मी, ये बुक का ही क्वेश्चन था आपका, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Maximum number of columns in which they can march. अब इस केस में हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि एक आर्मी में कॉलम्स बनाने हैं आपने, कॉलम्स मतलब ऐसे लाइंस बनानी, ऐसे लोगों को खड़ा करना, ठीक है। 616 मेंबर्स है और आर्मी कंटिजेंट, आर्मी बैंड में है 32 मेंबर्स, तो एक कंटिजेंट है एक बैंड है, ठीक है। इनकी यूनिफॉर्म्स अलग अलग होंगी, तो उसने कहा है द टू ग्रुप्स हैव टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अगर मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने की, जितने कॉलम्स कंटिजेंट के हो उतने ही कॉलम्स आर्मी मेंबर्स के हो, बैंड मेंबर्स के हो, ठीक है। तो इसमें लिखो हमारा सबसे पहला, टू फाइंड आउट, हमें करना क्या है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स of army contingent is equal to number of columns of army band. मुझे पता है इसमें एचसीएफ निकालना है क्योंकि मैंने एचसीएफ के बाद आपको दिया है क्वेश्चन, पर वो एचसीएफ क्यों निकाल रहे हो, आपने मुझे कहा 32, 16, जो भी मुझे आंसर दिया मुझे वो एक्सप्लेन करो क्यों, वाई 32, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं एचसीएफ का काम करवा रही हूँ, एचसीएफ के क्वेश्चन ही करवाऊंगी, ठीक है। तो उस चीज को हम कैसे समझते हैं कि देखो, जितने कॉलम्स आर्मी कंटिजेंट के चाहिए थे उतने ही कॉलम्स आर्मी बैंड के चाहिए होंगे, ठीक है। हम इनको कॉलम वाइज खड़ा कर रहे हैं, तो जब मैं कॉलम वाइज खड़ा कर रही हूँ, कंटिजेंट आर्मी बैंड में 32 है, कंटिजेंट में 616 मेंबर्स है, तो मैं क्या करती हूँ 32 का या 616 का एक बड़ा सा हमने 10-10 का ग्रुप बना लिया, कि मान लो इसके 10-10 के मैंने कॉलम्स बना लिए, तो इसके तो 3 कॉलम्स बन गए, 2 बंदे रह गए, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं हुए ना, और यहाँ पर कितने कॉलम्स बन जाएंगे, अराउंड 60, समझ में आई बात। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मेकिंग कॉलम्स, तो मैं इस नंबर को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रही हूँ, और डिवाइड करने का काम किसका होता है, फैक्टर का। पहली बात समझ में आई कि व्हेन वी नीड अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, तो हम एचसीएफ निकालते हैं, क्लियर हो गया। पहले तो एचसीएफ ही निकाल लो, 616 और 32, आपने इन्हें फैक्टराइज करना है, 32 क्या हो जाएगा 2 raised to power 5, and what about 616, 2 raised to power 6 into 3 square, 2 raised to power 3, 7, 616, 11 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है बेटा, 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 का मल्टीपल है, हाँ जी। तो आंसर निकालना
जल्दी आंसर निकालना, कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं है तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें हमेशा कहा था जल्दी जल्दी में काम मत किया करो। 2 से जाएगा तो इट विल बी 77 एंड देन 7 देन 11। हाँ जी, 3 कहाँ से आ गया तुम्हारा इसमें? हाँ, क्यों किया 72? गलती से, है ना, क्योंकि मेरी मैथ्स मेरे रूल्स। सीरियसली, हम लोग काम ही ऐसे करते हैं, माय मैथ्स माय रूल्स। मुझे 77 ही अच्छा लगता, मुझे 72 अच्छा लगा, मैंने उसको डाल दिया। फर्क क्या है दोनों में? राइट, so we have 616 as 2 into 2 into 2 into 7 into 11 and 32 as 2 into 2 2 की पावर 5। ठीक है, फिर हमने HCF निकाला। HCF क्या आ गया? हाँ जी, 32 कौन बोल रहा था? अच्छा, इसने बोला, तुमने फिर आगे बोल दी 32, इसके बाद में बोला। हाँ, ठीक है, मैंने कहा ना पहले HCF निकालो, बाकी सब इसमें घूम रहे हो, सब कर रहे हो। पता क्या है इन क्वेश्चंस में ना, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में, मई टेस्ट में ले लो, दिसंबर टेस्ट, बोर्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार क्वेश्चन में आता ही आता है, किसी एक स्कूल में आएगा, उसमें आप कहोगे मैम समझ नहीं आया क्या निकाला, HCF निकाल के आगे, कोई कहेगा LCM निकाल कर आगे। अब HCF निकालना कैसे है? HCF निकालना क्या कैसे है? आप ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कॉलम्स में, ठीक है ना। अगर 60 बच्चे हैं, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉलम्स में, तो हर एक कॉलम में 60 बच्चे नहीं होंगे, उससे कम नंबर होगा। तो ये अनदर टेक्निक है टू फाइंड आउट, जब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है 616 मेंबर्स को कॉलम्स में करना है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम विल बी लेस देन दैट 616 नंबर। ठीक है, 32 मेंबर्स को अगर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम विल बी लेस देन दैट 32 वाला नंबर, कि सभी 32 वाले को एक लाइन में बिठा दी और मैंने कहा जी कॉलम बन गया, अब 616 को डिस्ट्रीब्यूट करें। समझ में आ गया इतना कि एक कॉलम बना लो 32 का, एक कॉलम बना लो 616 का, राइट। बट आई हैव टू लुक फॉर अ नंबर which is less than 32, I have to look for a number which is less than 616। तो इस केस में आई नीड टू फाइंड द HCF। HCF कितना होगा? 8। इसका मतलब हमने इन 32 मेंबर्स के 8 कॉलम्स बनाए, 32 बैंड मेंबर्स के 8 कॉलम्स बनाए, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम विल बी 4। समझ में आ गया? ऐसे ही 616 मेंबर्स के जो आर्मी कंटिजेंट के थे, उनके भी मैंने 8 कॉलम्स बनाए और उनको खड़ा कर, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम विल बी 77। तो इसके आगे 77 लोग खड़े, 4 बैंड पीपल एंड देन 77 दूसरे। 77 ही होगा ना बच्चे, 8 निकाल लिया तो यही रह गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, so I am looking for a number which is less than the given number, hence I find the HCF। मैं ऐसा नंबर निकाल रही हूँ जो दोनों को डिवाइड करे, एंड hence I find the HCF। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कोई ना, बाद में दो। The length, breadth and height, देखो, length, breadth and height of a room are, the length, breadth and height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter, 4 meter 75 centimeter respectively. Find the length of the longest rod. Find the length of the longest rod that can measure the dimensions of the room exactly. Find the length of the longest rod that can measure the dimensions of the room exactly.
लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर, हाँ जी कुछ लिखा है इसके बाद, बस इतना क्वेश्चन करके छोड़ दिया और उसको देख रहे हो। अच्छा हमें करना क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसे क्या करेंगे एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 850 सेंटीमीटर, इतना तो हमें आता है। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर विल बी 625 सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट 4 मीटर 75 सेंटीमीटर इज 475 सेंटीमीटर। हाँ जी 25 कैसे निकालो और क्यों, 2.5 मीटर क्यों, 25 सेंटीमीटर क्या निकाला है, कुछ भी जो रॉड निकाला है वो क्या लॉजिक देकर बताओगे कि मैंने एचसीएफ निकाला है तो क्यों निकाला है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब तुम कर क्या रहे हो, तुमने एक बड़ी लेंथ 850 मीटर सेंटीमीटर को नापना है ना, हमारे पास स्केल तो नहीं होता, हम क्या करते हैं ऐसे करते हो राइट, और कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 9 इंच की होती है, जो मुझे सिखाया गया कि ये अप्रोक्सीमेटली 9 इंचेस की है आपका ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए भी एक वर्ड होता है, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ पाम नहीं होता वैसे, इट्स एक्चुअली नॉट अ पाम, बट ये फुट लेंथ कहते हैं, कुछ कहते हैं फुट लेंथ, हम पैरों से नापते हैं, ठीक है ना, फुट लेंथ लेकर चलते हैं कि 5 फुट लेंथ है, 6 फुट लेंथ है, हैंड स्पैन, हाँ बिल्कुल दिस इज हैंड स्पैन, ठीक है। तो अगर हमने ये हैंड स्पैन लिया है, इसको अप्रोक्सीमेटली 9 इंच लेते हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेटली कर लेती हूँ कि अच्छा ये 10 बार आया मतलब 90 इंच का हो गया, ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली 90 इंच की है। कल मुझे कोई कपड़ा चेक करना होता है तो ऐसे कि अप्रोक्सीमेटली इतने का है, ठीक है, कोई रिबन चेक करना है या कोई शीट कवरिंग शीट है उसको चेक करना है तो हैंड स्पैन के साथ आई चेक, राइट। अब यही चीज हमें 850 के साथ करनी है, यही चीज मुझे 625 के साथ करनी है, यही चीज मुझे 475 के साथ करनी है, तीनों लेंथ को मेजर करना है और वो लॉन्गेस्ट रॉड होनी चाहिए, सबसे बड़ी से बड़ी एक रॉड बनाऊं, स्केल बनाऊं और इसको मेजर कर लूं एग्जैक्टली, मतलब कि कल मैंने 850 को मेजर किया और मैं ले रही हूँ 30 मीटर का स्केल, मान लो 30 सेंटीमीटर का स्केल ले रही हूँ, स्केल बड़े वाला 50 का होता है, 30 का होता है, 30 का होता है ना, मैंने वो स्केल लिया, मैंने मेजर करना शुरू कर दिया, तो इस 30 को 850 पर मैं कितनी बार रख पाऊंगी, 840 तक मैं मेजर कर पाऊंगी, बाद में 10 सेंटीमीटर रह जाएगा, 10 मिनट 10-15 मिनट, हाँ ठीक है, तो बाद में 10 सेंटीमीटर रह जाएगा, उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कहते हैं, समझ में आ गया कि आपकी इस पर मेजरमेंट नहीं है, स्केल का नंबर सारे मिटे हुए हैं, तुम्हें पता है वो 30 सेंटीमीटर का स्केल है, बस इतना पता है, तो अब वो 10 है या 15 है या 20 है तुम नहीं बता सकते, उससे छोटा है तो कितना छोटा है एग्जैक्ट, 10.1 है 10.2 है आप नहीं बता सकते, तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हुई, बात समझ में आई। आपको क्या करना है, 850 को एग्जैक्टली मेजर करना है, तो यू लुक फॉर अ नंबर दैट डिवाइड्स 850 एग्जैक्टली, and the same number should divide 625 exactly, same number should divide 475 exactly, समझ में आया, तो लिखो we look for a number which divides the three given numbers exactly, same number, कि जो स्केल 850 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है वही नंबर, वही स्केल 625 को भी करे और वही स्केल 475 को भी करे, समझ में आ गया, तो वी नीड टू फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, स्केल है मेजर कर रहा है तो इससे छोटा ही होगा या इसके इक्वल होगा, 850 का स्केल लेकर आओगे या उससे छोटे का, 1000 का नहीं लेकर आने से, समझ में आ गया, 625 लेकर आओगे या उससे छोटा, 475 लेकर आओगे या उससे छोटा, so we look for a number that divides the given three numbers exactly and hence we find the HCF of the given three numbers, अब निकालो 25, 2.5 क्यों होगा बच्चे, 25 है 250 नहीं है, ठीक है, 850 625 475, so 850 is 5 into 5 into 2 into 17, इसको ऑर्डर में लिख लेना, this is 2 square into not 2 square 5 square 5 raised to power 4, ठीक है, this is 5 raised to power 4, 475 कितना होगा, 5 square into 90, so we find the HCF of the given three numbers,
तो वो आ जाएगा 5 स्क्वायर विच इज 25 और यहाँ पर लिखकर आना 25 सेंटीमीटर। HCF ऑफ द गिवन थ्री नंबर्स इज 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि आप 25 का स्केल लेकर आओगे, 475 की लेंथ को भी, 625 की लेंथ को भी और 850 को भी एग्जैक्टली मेजर करेगा। ठीक है, तो 850 पर ये 34 टाइम्स रोल इन करेगा। ठीक है, 850 पर 34 टाइम्स प्लेस करोगे, 34 डिविजन बन जाएंगे इसकी। समझ में आ गया? कल 850 की लेंथ होगी, स्केल रखोगे तो 34 मार्किंग्स करोगे। क्लियर हो गया? 625 पर 25 टाइम्स, देन 475 पर 19 टाइम्स। समझ में आ गया इतना? गौतम, राइट? नेक्स्ट लिखो। अब जब एलसीएम साथ में करवाऊंगी ना, क्वेश्चन दूंगी मिक्स कि ये मिक्स हमारे हैं, तब नहीं समझ में आएगा एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। बल्कि वन मोर क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ, इसके बाद देखते हैं। ठीक, then in a school there are in a school there are two sections A and B. In a school there are two sections A and B. There are 48 students in section A and 60 students in section B. 48 students in section A, 60 students in section B. They are to be seated in rooms. They are to be seated in rooms such that number of students in each room is same. Number of students in each room is same. ठीक है? Number of students in each room is same and maximum also each room should have students of same section. ठीक है? अब आपका क्वेश्चन है डिटरमिन द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। Determine the number of rooms required. Forty-eight स्टूडेंट्स को और 60 स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में बिठाना है। ठीक है, हर एक क्लास में स्टूडेंट सेम बैठे हो, सेम नंबर बैठा हो और वो मैक्सिमम नंबर हो। ठीक हो गया? लेकिन कंडीशन साथ में ये भी है कि ईच क्लासरूम शुड हैव स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्शन। ऐसा नहीं कि ए और बी को मिक्स कर दिया। समझ में आ गया? तो डिटरमिन द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो आंसर क्या होगा आपका? 12 की 12 हमने एचसीएफ निकाल लिया और कहा 12 आंसर नहीं है, क्योंकि वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम विच इज सेम। हर एक रूम में कितने बच्चे बिठा रहे हो? दैट इज 12। ठीक है, हमें हर एक बच्चे को हर एक रूम में जो बच्चे बिठा रहे हैं वो मैक्सिमम रखने हैं। मैक्सिमम आ गया, दैट मीन्स हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गई बात ये? तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF और 60। पहली बात तो ये कि अगर हम हर एक रूम में बच्चे को बिठा रहे हैं, कितने भी बच्चे बिठा रहे हैं, इट शुड बी लेस देन 48, इट शुड बी लेस देन 60। लेस देन 48, लेस देन 60 का मतलब वो नंबर जो HCF होगा, क्योंकि इससे छोटा है दोनों से। तो मैंने HCF निकाल लिया 12। यहां तक सबने काम कर लिया होगा कि HCF 12 है, सोच आ गई है। लेकिन ये HCF क्या शो करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। यहाँ पर लिखो HCF इज 12 स्टूडेंट्स। अब देखो दूसरी चीज इसमें क्या है, यहाँ पर ना 48 के साथ यूनिट क्या लगा हुआ है? स्टूडेंट्स। 60 के साथ यूनिट क्या लगा हुआ है? स्टूडेंट्स। तो जो आपका HCF 12 आया है ना, इसके साथ भी क्या यूनिट होगा? स्टूडेंट्स, राइट? So that means HCF आ रहा है 12 students and that it shows that it is the number of students in each room. इससे ज्यादा हम नहीं बिठा पाएंगे क्योंकि वो इक्वल नहीं हो पाएगा। फिर मैं 13 बिठा दूंगी ग्रुप में,
मैं 5 बिठा दूं तो 60 तो सारे इक्वली बैठ गए, लेकिन 48 5 5 के ग्रुप्स में इक्वली बैठ नहीं पाएंगे, कुछ बच्चे 3 बच्चे बच जाएंगे बाद में, ठीक है ना, एक क्लासरूम में 3 बच्चे रह जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो 12 इज द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी एडजस्टेड इन ईच रूम। सो 12 इज द एचसीएफ, और ये एचसीएफ जो है वो सेम यूनिट लेगा जो आपके इन दो नंबर से लिया हुआ है। तो मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ रूम्स। तो 60 स्टूडेंट्स को 12 करके बिठाया तो कितने रूम्स चाहिए? 5। और 48 बच्चों को 12 करके बिठाया तो कितने रूम्स चाहिए? 4। टोटल नंबर ऑफ रूम्स विल बी 5 + 4 9, एंड दीज रूम्स विल बी द लीस्ट नंबर, कि मिनिमम इतने तो चाहिए, क्योंकि आपने हर एक रूम में मैक्सिमम बिठा दिया है, तो आपके मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स है 9। 5 + 4। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है विच इज एलसीएम। अब ये सबसे आसान होता है निकालना। और एक चीज याद रखना, जब आपको कहा गया है मान लो 48 और 60 का एलसीएम निकालो, आप क्या करते हो? इकट्ठे लिखते हो, है ना, इससे एलसीएम निकलता है, एचसीएफ नहीं निकलता। जो इकट्ठे लाइन में रख के फिर हम कॉमन को डिवाइड करते हैं ना, कि ये लोग 2 से डिवाइड किया, ये 24 आ गया, ये 30 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, ये 12 आ गया, 15 आ गया, बिल्कुल करो, लेकिन इससे एचसीएफ नहीं निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो लिखो ये जो कॉमन वाला मेथड है ना, दिस इज यूज्ड टू फाइंड एलसीएम। पिछली क्लास में बच्चों ने प्रॉब्लम की थी, उन्होंने इससे कहा मैम इससे भी एचसीएफ निकलता है, कहा एचसीएफ निकालना है, इससे निकालते थे एचसीएफ आ गया। समझ में आ गई? ये चीज जितनी इजी है ना, जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना और कहा जाएगा सॉल्व करो, तो समझ में आएगा एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कंफ्यूज मत होना, अभी सिर्फ इसको समझो, जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे देन यू सी एचसीएफ निकाल रहे हैं एलसी। ठीक है, तो ये आ गया 24 30, देन 2 से करोगे 6, अगेन 15, देन 2 से किया 3 and 15, then I divide with 3 1 and 5, then again with 5 1 and 1. So LCM of 48 and 60 will be equal to 2 का 2 की पावर 4, 3 raised to power 1, 5 raised to power 1, कितना हो जाएगा? 240। क्लियर हो गया? अब ये है जब मैंने कॉमन उन्हें प्राइम फैक्टराइज किया एंड देन आई फाउंड आउट एक लाइन में रख के, है ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही, पर हमने इकट्ठे रखा। अगर मैं इंडिविजुअली इनको करती जैसे हमने एचसीएफ में किया था, 48 को फैक्टराइज किया, 60 को फैक्टराइज किया, 48 बिकम्स ना होता है 16 3 जा 2 raised to power 4 into 3, लिखो इस चीज को, 48 is 2 raised to power 4 into 3 and 60 is 2 raised to power 3 into 5 into 3 भी आएगा नहीं, 2 raised to power 2 आएगा, 15 4 होता है ना, हाँ, 2 raised to power 2 into 3 into 5। अब आते हैं, ये दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करते हो? अब इस मेथड से ही प्राइम फैक्टराइज किया ना अलग अलग से, एचसीएफ कैसे निकालोगे? कॉमन फैक्टर्स एंड देयर मिनिमम पावर। 2 की पावर 4 और 2 में मिनिमम 2 है, 3 की पावर दोनों में सेम है, मिनिमम भी वही हुई। समझ में आ गया? लिखो एचसीएफ ऐसा निकालते हैं। अब उसी मेथड के अकॉर्डिंगली हाउ डू वी फाइंड द एलसीएम? ठीक है, तो एलसीएम में भी से ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, 2 3 5 7 जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सबको लिख लो, और उन सब की ले लो मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर है उसे हम लेंगे। समझ में आ गया? एचसीएफ, क्योंकि समटाइम्स वी सॉल्व थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, समटाइम्स वी सॉल्व थ्रू कॉमन मेथड, कभी कभी कुछ नंबर्स हमें सॉल्व करके दिए होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होता, 2 raised to power 24 दे दिया तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करने बैठोगे, और फिर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ऑल द फैक्टर्स विद देयर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं लिखूंगी 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 4। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। समझ में आ गया? तो जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना जिससे क्लास स्टार्ट की थी, उसी का हम एलसीएम निकालेंगे एंड देन छुट्टी होगी, और यही पढ़कर आना घर से, और इतना ही पढ़ लेना काफी है, कल छुट्टी होगी। ठीक है, फ्राइडे को आई इन्फॉर्म, मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। लिखना मैंने बंद नहीं कहा है, वो क्वेश्चन करके जाना है। किसने कहा है बंद करो बुक्स?
हाँ, किसने कहा? हाँ, ये लो, ये वाला क्वेश्चन था ना जिसमें आपने HCF निकाला था। अब इसी सेम क्वेश्चन में लिखो फाइंड द LCM। ये बोर्ड का यही फायदा है, इसमें रेज नहीं होता, पिछला आप ले सकते हो, है ना। अब ये चौक बोर्ड और सभी रेज हो गया, फिर मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी, इसका एलसीएम निकालना है, तो आई कैन सी 2, आई कैन सी 3, आई कैन सी 5। ये जरूरी नहीं है कि 5 सिर्फ एक में है, एक में है। अब यहाँ पर अगर 7 होता तो मैं साथ में 7 भी लिखती। समझ में आ गया बेटा सबको? समझ में आ रहा है ना? सिर्फ इस चीज को जाकर दोबारा से घर में पढ़ लेना, इस ये चीज ना 1 महीने के बाद ही समझ में आती है। राइट, अब करो इसका एलसीएम निकालो, मैंने कब कहा गुस्सा करो, छुट्टी हो गई। हाँ जी। हाँ, 2 की पावर क्या लिखेंगे? 23। 3 की पावर क्या लिखेंगे? 24। एंड व्हाट अबाउट 5? एंड व्हाट अबाउट 7? 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना, ये होमवर्क है। ठीक है, जाओ। टुमारो इज एन ऑफ।